अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी आज की खबरों का सिलसिला और देखते हैं कि आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव्स, उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली खबर है आज की, दैट इज रिलेटेड विद द हेल्थ इंडेक्स। वो हेल्थ इंडेक्स जिसे लॉन्च करने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो हमारे नीति आयोग का है। ठीक है, तो दो जगह हमारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ कवर हुई थी। एक हमारा फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ थी और जो हमारे लास्ट के पेजेस हैं उनमें ये वाला आर्टिकल था, जो फॉलो अप बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हेल्थ जो है अपने आप में हमारे एग्ज़ाम का, यूपीएससी एग्ज़ाम का पेपर 3 का बहुत बड़ा पोर्शन है, प्लस इसके साथ साथ प्रीलिम्स लेवल पर भी ये इंडेक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं यूपीएससी जो है या तो इंडेक्स की रैंकिंग पूछ सकता है आपसे स्टेटमेंट दे करके। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई इसकी रैंकिंग जो दी है वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस इंडेक्स में तमिलनाडु ने टॉप किया है तो वो बोल सकता है, केरला ने टॉप किया तो वो बोल सकता है कि तमिलनाडु हैज़ टॉप द इंडेक्स। ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड मिल जाएगा क्वेश्चन में प्रीलिम्स लेवल पर, बट ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये केरला नहीं, तमिलनाडु नहीं, केरला है। ओके, तो जो न्यूज़ है, सबसे पहले न्यूज़पेपर पर आ जाते हैं। इसमें ये बताया गया है कि ये जो इंडेक्स है जिसे लॉन्च करता है नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिलकर, इन तीनों ही इंडेक्स में जो हमारा इंडियन स्टेट है विच इज़ एट द टॉप, विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मर वो केरला है, और जो सबसे बॉटम है वो हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और जो केरला है वो पिछले 4 सालों से जो है अपनी पोजीशन इंटैक्ट किए हुए है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये एक चार्ट जैसा एक बना करके आपको दिया गया है कि कौन सा स्टेट कौन से नंबर पर है, एंड ये ऑल्सो जो है आपको 2019-20 और 18-19 दोनों का डेटा यहाँ पर दिया है। तो आप देख सकते हैं 19th नंबर पर यूपी है, 18th पर बिहार है एंड 17th पर एमपी है। एरिया वाइज अगर हम देखें, पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़े स्टेट्स हैं, बट फैसिलिटीज़ के मामले में ये काफ़ी पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा था आज के इसका। ठीक है, जो हमारा न्यूज़पेपर कवर अप कर रहा है वो ये जो सबसे पहला हमारा क्लिपिंग है ये वाला, उससे रिलेटेड। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो हेल्थ इंडेक्स स्कोर है उसको प्रिपेयर करने के लिए स्टेट की परफॉर्मेंस को देखा जाता है अक्रॉस सम इंडिकेटर्स, और इन इंडिकेटर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 ब्रॉड कैटेगरी या ब्रॉड डोमेन्स? तो सबसे पहला हमारा है हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, दूसरा हमारा है गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, और तीसरा हमारा है की इनपुट्स का। ठीक है, की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस जिसमें आते हैं। तो अगर हम हेल्थ आउटकम्स को उठाएंगे सबसे पहले, तो हेल्थ आउटकम्स के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? वो हैं हमारे नियोनैटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट द बर्थ एट्सेट्रा। वहीं अगर हम गवर्नेंस वाला डोमेन उठा रहे हैं तो गवर्नेंस के अंडर हमारा आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कैसी हैं स्टेट में। ठीक है, देन एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स की एरियाज में कैसे हैं, कितने ऑफिसर्स हैं कितने नहीं हैं। इट्स लाइक टोटली गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए। और जो तीसरा हमारा डोमेन था दैट इज की इनपुट्स का, उसके अंडर हमारा आता है प्रपोर्शन ऑफ शॉर्टफॉल इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू व्हाट इज रिकमेंडेड, यानी अगर रिकमेंड किया गया है 10 और शॉर्टफॉल जो है वो 3 से हो रही है तो वो उसका प्रपोर्शन हमें यहाँ पर देखना होगा। और जो दूसरी चीज़ है वो है फंक्शनल मेडिकल फैसिलिटीज़,
कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो फंक्शनिंग तौर पर कितनी हैं, कैसी हैं, किस लेवल का जो है वो काम कर रही हैं। तीसरा जो है इसके अंदर वो है हमारा बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन। तो इन सारे पैरामीटर्स को मिलाकर इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया और इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज या ब्रॉड डोमेन्स के आधार पर जो है ये पूरा इंडेक्स बनाया जाता है। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में स्पेशली प्रीलिम्स लेवल पर ये चीज़ें आपको पूछेगा और यहाँ पर अगर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट आपका दिया जा रहा है एज अ पैरामीटर तो इसको पूछ सकता है अंडर 3। ठीक है, यहाँ पर आपको चेंजेस इस तरह ला सकते हैं। ओके, सेक्स रेशियो एट बर्थ अगर दिया हुआ है तो उसको चेंज करके सेक्स रेशियो इन दी होल कहलाया जा सकता है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर बात की गई है कि 47% ऑफ द स्टेट्स जो हैं टोटल के उन्होंने शो किया है हाई परफॉर्मेंस इन हेल्थ आउटकम्स एंड गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन डोमेन्स में। ठीक है, जबकि एक स्टेट जो है ओनली 1 स्टेट हैज शोड द हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन द की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस डोमेन। और बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स जो हैं जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन्होंने कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया है ऑन द हेल्थ आउटकम्स डोमेन। लेकिन जो इनका परफॉर्मेंस है ऑन द की इनपुट प्रोसेस वाला जो 3rd डोमेन था हमारा, वहाँ पर उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी यानी जो हमारे नीचे वाले बॉटम वाले जो स्टेट्स हैं इन्होंने अपनी रैंक रिटेन की है जैसे ये थे। जबकि इनमें से 4 जो हैं 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी रैंक को ओवरऑल इम्प्रूव किया है ईयर टू ईयर रेफरेंस के तहत। और तेलंगाना ने भी अपनी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव की है, वो चौथे से अब तीसरे पायदान पर आ गया है। पहले जो है तेलंगाना की पोजीशन 4th थी बट नाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड एंड इट हैज़ कम ऑन द 3rd रैंक। ठीक है, गुजरात ने इम्प्रूव किया है। गुजरात पहले जो है वो 7th था और अब जो है वो 6th हो गया है। ठीक, और पंजाब जो है वो पहले 9th था लेकिन अब जो है वो 8th हो गया। तो बेसिकली एक एक रैंक का ही फ़र्क है बट येस इम्प्रूवमेंट्स देखी गई हैं और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है जिसको ऑब्जर्व किया गया है। लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसमें और बेहतर इम्प्रूवमेंट देखी गई है और वो है असम। असम ने इम्प्रूव किया है इट्स रैंकिंग बाय 3 पोजीशंस, दैट इज़ फ्रॉम 15 to 12। कहाँ वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ आता था, बॉटम 5 में था, लेकिन अब वो 12 यानी 3 पोजीशंस उसने इम्प्रूव किया। तो ये जो कंपैरिजन है आपका, ये कंपैरिजन आपको नोट करना है। ओके, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। कहीं भी आप इसको नोट कर सकते हो अपने रजिस्टर वगैरह में, या अगर ऑनलाइन नोट्स आप बनाते हैं तो वहाँ नोट करिए। और जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हो तो जब भी आप हेल्थ वगैरह के आंसर रिलेटेड टॉपिक्स लिखते हो वहाँ इसको ज़रूर कोट करना है हमें, या अगर आप एस्से लिख रहे हो तो वहाँ भी हमें इसे कोट करना है। देखिए, हेल्थ इंडेक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पिछले 2 सालों से जो है पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से ग्रसित है, राइट। और अभी जो ओमिक्रॉन को बढ़ता हुआ जो उसका असर देखा जा रहा है वो अपने आप में ही एक भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। तो इतने बड़े पैंडमिक के दौरान भी वो स्टेट्स जिसने खुद को इम्प्रूव किया और जो ओवरऑल जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो कैसे हैं, गवर्नेंस को हम ध्यान में रख रहे हैं, की इनपुट्स को ध्यान में रख रहे हैं, हेल्थ आउटकम्स को ध्यान में रख रहे हैं, तो ये जो है एज अ होल पूरा जो हम ये डेटा जो है ये हम कोट भी कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो हमारा मेंस आंसर हो। डेफिनेटली द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, तो स्पेशली वो बच्चे जो इस साल मेंस लिख रहे हैं प्लीज़ इसकी नोट बना लीजिए, और जो लोग नहीं भी लिख रहे हैं, जो अगले साल लिखने वाले हैं, आप भी प्लीज़ इसको एक जगह रफ नोट बना लो क्योंकि प्रीलिम्स में भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर। हमारी दूसरी खबर जो है वो है नक्सल्स के एनकाउंटर से रिलेटेड। 6 नक्सल्स वर किल्ड इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, और ये एनकाउंटर जो है ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का जॉइंट एक्शन है। ठीक है,
देखिए, जब भी हम नक्सलिज्म की बात करते हैं, जब भी हम माओइस्ट उसकी बात करते हैं, तो ये हमारे सारे जो हैं आते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो, उसको हम पॉपुलरली अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड लेवल पर, तो उसे जाना जाता है माओइस्ट नाम से, ठीक है, या माओइज्म नाम से, या ठीक है ऐसे किसी उससे। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यही मूवमेंट इनका जो है वो जाना जाता है, जो ग्रुप है इनका वो जाना जाता है नक्सलाइट्स के नाम से, या नक्सल्स जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी जो ये हेडलाइन है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलती है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट जो कि जहाँ की एनकाउंटर हुआ है। तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन क्या है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट जो है ये लोकेटेड है इन दी सदर्न टिप ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, और ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसे बनाया गया था दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकालकर इन द ईयर 2012। ओके, ये एरिया जो है ये हमारा सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से कवर्ड है, और जो हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी जो है, जो कि गोंड कम्युनिटी के नाम से या गोंड ट्राइब के नाम से जानी जाती है, उनका मेन लैंड है ये, ठीक है। तो बोलते हैं इसे कि ये मेन लैंड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी गोंड है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं दैट विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी, आंसर करके बताइएगा। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी पॉपुलेशन वाइज या नंबर वाइज, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी। ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, कमेंट करके फटाफट से इसको मुझे बताइए। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक रिवर है, एक मेजर रिवर है जो इस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, उसका नाम है सबरी, ठीक। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैप वाइज, देखो जब हम कोई न्यूज़ कवर करते हैं ना, स्पेशली अगर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैप एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोजिटली प्रीलिम्स अगर पहले हम लेते हैं, प्रीलिम्स लेवल पर बात करें, तो अगर सबरी रिवर की बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे रिलेटेड ट्रिब्यूटरी पूछ सकता है, उसका फ्लो पूछ सकता है, उससे रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ वहीं अगर हम मेंस के उस पर आते हैं, मेंस आंसर राइटिंग पे आते हैं, तो देखो जब भी हम इस टाइप का लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं या किसी मुद्दे पर हम आंसर लिख रहे हैं, तो वहाँ अगर हम छोटा सा एक मैप बना करके उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देंगे ना अपने आंसर में, अगर हम नहीं भी लिखते हैं, जस्ट मैप बना भी देते हैं, तो भी एग्जामिनर हमें मार्क्स देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना नहीं है, नहीं लिखिए, लेकिन एक छोटा मैप ज़रूर बनाइए। तो जब भी हम लोकेशन की बात करेंगे तो हमें मैप ज़रूर देखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, जो ये रिवर है सबरी, ये यहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से, सुकमा डिस्ट्रिक्ट से। आपको मुझे एक और क्वेश्चन बताना है कि विच रिवर ट्रिब्यूटरी, सबरी जो है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, कमेंट सेक्शन में फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ओके, दूसरी चीज़ आते हैं, हम माओइज्म पर आते हैं। अब माओइज्म क्या है, तो देखिए बहुत सारे फॉर्म हैं कम्युनिज्म के, राइट। उसी तरीके का एक फॉर्म जो है वो माओइज्म है या नक्सल्स हैं, ठीक है। माओइज्म जो है वो डेवलप किया था माओ से तंग ने, ठीक है, माओ के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो माओइज्म जो है वो इनके द्वारा डेवलप किया हुआ डॉक्ट्रिन था। अब इस डॉक्ट्रिन का जो मुद्दा था, जो उद्देश्य था, वो था टू कैप्चर द स्टेट पावर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। इनका क्या उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था माओइस्ट का कि भाई हमें जो स्टेट पावर है उसको कैप्चर करना है, उस पर अपना होल्ड बनाना है तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। पहली आर्म्ड इंसर्जेंसी यानी हमला करके, दूसरी मास मोबिलाइजेशन से यानी लोगों को जो है इकट्ठा करके उनके द्वारा एक मूवमेंट चला करके, और तीसरा स्ट्रैटेजिक अलायंसेस से कि हम और कैसे अलायंस करके किन लोगों के साथ जो है ये काम कर सकते हैं। अब इस न्यूज़ पर आते हैं। न्यूज़ में ये हुआ है कि 6 माओइस्ट को मारा गया है, जिनमें से 4 जो हैं वो वुमेन हैं, 4 ऑफ देम आर वुमेन एंड दे वर किल्ड इन एक्सचेंज ऑफ फायर, यानी फायरिंग उधर से भी हो रही थी, इधर से भी हो रही थी। और ये जो फायरिंग थी जो कि पुलिस द्वारा की जा रही थी, उसमें पुलिस फोर्सेस ऑफ तेलंगाना एज वेल एज छत्तीसगढ़ दोनों ही इन्वॉल्व थे, ठीक है। और पुलिस को ये टिप मिली थी कि भाई एक लार्ज ग्रुप ऑफ माओइस्ट जो है वो प्लान कर रहे हैं अटैक ऑन दी
पुलिस अलोंग दी तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर। और इसी के मतलब रिटर्न में जो है, इसी के जवाबदेही में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ओके, और जो भद्री कोठागुडम डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे, जो पुलिस थी बेसिकली, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया इनके ऊपर। और इनके साथ साथ 141 सीआरपीएफ बटालियन भी थी, जिन्होंने ये पूरा मिशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया और ये कांड हुआ यहाँ पर। ठीक है, फॉरेस्ट में पेशा लापदू फॉरेस्ट एरिया में ये चीज़ें हुई, जहाँ 6 लोग मारे गए नक्सल्स के। ठीक है, और जो उनके पास वेपन्स थे वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो कौन से वेपन्स थे? तो 303 राइफल्स थी, DBBL गन्स थी और रॉकेट लॉन्चर्स भी बरामद किए गए। ओके, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से रिलेटेड ये मैप देख लीजिए, अगर हो सके तो इस मैप को बना दीजिएगा, और कुछ नहीं तो स्टेट्स तो मेंशन कर ही दीजिएगा। ये मैप है ऑफ इंडियाज माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ पर देखा जाता है। अब जो हमारा रेड कलर है वो हाईली अफेक्टेड का है, येलो रिप्रेजेंट्स मॉडरेटली अफेक्टेड एंड ग्रीन अफेक्ट्स मार्जिनली अफेक्टेड। ठीक है, तो आप देखिए जितने भी स्टेट्स हमारे हैं टिल बिहार, ठीक है, जहाँ जहाँ इनका जो है प्रेजेंस पाया गया है उसको दिखाया गया है। तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ हैं, बिहार के कुछ एरियाज़ हैं। ठीक है, और यूपी का बहुत थोड़ा सा एरिया है, ज़्यादा नहीं है। देन अगर हम साउथ इंडिया में आए तो केरला में देखा जा रहा है थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत तमिलनाडु में है, बट ये जो है काफ़ी मार्जिनली और मॉडरेटली अफेक्टेड हैं। उसी के साथ अगर आप ये देखें तो कुछ साल पहले जो है एक न्यूज़ थी जहाँ पर नेम्स ऑफ द 20 डिस्ट्रिक्ट्स वर टेकन ऑफ द रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर यानी हाईली अफेक्टेड एरिया से इनको निकाला गया था। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ LWE डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो 106 थे। वर्स्ट अफेक्टेड LWE डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो 44 थे। ठीक है, तो ये मैप जो है अगर आप सिर्फ इंडिकेट भी कर दोगे ना, अगर मैप छोटा सा मैप बना के कि भाई यहाँ जो है ज़्यादा एरियाज़ में पाए जाते हैं तो भी काफ़ी रहेगा। ओके, सिर्फ स्टेट्स अगर आप लिख देते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आखिर अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है, नक्सलिज्म का इतना बड़ा मुद्दा है, माओइज्म का इतना बड़ा मुद्दा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इन चीज़ों के अगेंस्ट? तो देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं टू फाइट विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम LWE कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये एंटी नक्सल फोर्सेस के खिलाफ जो है, जो ग्रे हाउंड्स थे वो कब से रिलीज़ हुए? वो हुए 1989 से शुरू किया गया इन्हें। और हमारा एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ग्रीन हंट, जिसकी शुरुआत हुई थी 2009-10 में, और इसके तहत मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस किए गए थे अगेंस्ट दी नक्सल अफेक्टेड एरियाज। जो भी नक्सल अफेक्टेड एरियाज है वहाँ बड़ी तादाद में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था, सो दैट टू हैव अ कंट्रोल ओवर दैट। दूसरा हमारा प्रोग्राम था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का भी यही एम था टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव शोन रिलेटिवली लेसर प्रोग्रेस इन की सोशल एरियाज। और इसके अलावा एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया, समाधान, जिसका मतलब है S स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लीडरशिप। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, M स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A stands for actionable intelligence, D stands for dashboard based KPIs. KPIs is key performance indicators and KRAs जो है KRAs जो है वो key result areas हैं। ठीक है, H stands for harnessing technology, A again stands for action plan for reach theater and N stands for no access to financing। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि समाधान को कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है? ठीक है, व्हेन, ये आपको मुझे बताना है। फटाफट से इसका आंसर मुझे बताइए। नहीं पता है तो बिल्कुल सर्च करके बताइए, बट बताइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी चीज़ जो है, ये इतने सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये इसीलिए लॉन्च किए गए हैं कि भाई हम इस प्रॉब्लम को कर्व कर सकें। लेकिन समाधान जो है वो अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द प्रॉब्लम ऑफ LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब भी अगर आप मेंस का आंसर लिखोगे नक्सलिज्म से रिलेटेड, माओइज्म से रिलेटेड, प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना दी इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब भी कोई इशू हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है।
जब भी कोई हम इशू डिस्कस कर रहे हैं मेंस एग्जाम में, तो वहां पर हमें इशू डिस्कस करने के बाद वे फॉरवर्ड ज़रूर देना है। ओके, क्योंकि ये अनकही चीज़ है, बट वे फॉरवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम कोई प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से उस प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशंस लिए गए और क्या लिए जा सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी अगली खबर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है डाउरी डेथ से रिलेटेड। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बताया है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड व्हेन डाउरी डेथ्स में बी प्रीज्यूम्ड। ठीक है, अब देखिए ये है कि बोला जाता है कई बार अब्यूज़ आते हैं, नियर डेथ कैन बी दी इंडिकेटर्स के। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो डाउरी डेथ कैन बी प्रिज्यूम्ड इफ़, इन्होंने कंडीशन बताई कि इफ़ द वाइफ वॉज हैरेस्ड मेंटली एंड फिजिकली क्लोज बिफोर हर डेथ इन दी मैरिटल होम द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जिस भी महिला की मृत्यु होती है उसे ये पाया जाता है कि उसे मेंटली या फिजिकली हरास किया गया था उसके डेथ से कुछ समय पहले, उसके मैरिटल होम यानी उसके एक तरह ससुराल कह सकते हैं, तो वो जो है वो डाउरी डेथ कहा जाएगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और ये बेंच जो है इसमें खुद हमारे चीफ जस्टिस NV रमन्ना साहब थे, और उन्होंने इंटरप्रेट किया क्या चीज़, सेक्शन 304B, सेक्शन 304B ऑफ व्हाट, ऑफ IPC। इन्होंने इसको वो किया। अब भाई सेक्शन 304B कहता क्या है, बात क्या करता है, तो सेक्शन 304B के अनुसार अगर देखा जाए तो टू मेक आउट अ केस ऑफ डाउरी डेथ, एनी वुमेन, अ वुमेन अगर वो उसकी मृत्यु हो रही है और उसकी बॉडी पर जो है बर्न्स के निशान हैं या बॉडीली इंजरीज के निशान हैं, अदर देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। तो 7 साल का जो टाइम पीरियड है ये भी बताया है किसने, सेक्शन 304 ने। और इन्होंने ये भी बोला कि शी शुड हैव सफर्ड क्रूएलिटी और हरासमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड और इन लॉज सून बिफोर हर डेथ। ये नहीं कि भाई अभी अगर ठीक है अभी उसके साथ ये हुआ और आगे जाके 5 साल बाद वो उसकी डेथ हो रही है, तो उस केस में ये नहीं माना जाएगा। ये उसी केस में लागू होगा जबकि सून बिफोर हर डेथ का कनेक्शन होगा। ठीक है, और डिमांड हुई होगी डाउरी की। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं अक्सर डाउरी डेथ पर, उनका क्या वो है, क्या उनका पैरामीटर है, या पैरामीटर नहीं, क्या उनका स्टेटस है, बेसिकली वो देख लेते हैं। तो देखो जो डाउरी डेथ है वो 40 to 50% होमिसाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, इन द कंट्री फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड, 1999 से 2018 तक का ये डेटा है। इस डेटा के अनुसार ये कहा गया कि डाउरी डेथ्स अकाउंट फॉर 40% to 50% होमिसाइड्स इन द कंट्री फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड फ्रॉम 1999 to 2018। 2019 में अगर हम बात करें 2019 की, तो अकेले सिर्फ एक साल के अंदर 7,115 केसेस ऑफ डाउरी डेथ जो हैं वो रजिस्टर किए गए थे 304B धारा ऑफ IPC के तहत। ठीक है, अंडर सेक्शन 304B ऑफ IPC। तो इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए जो डाउरी है, अगर हम डाउरी की बात करें तो डाउरी को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। डाउरी हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड इन IPC, लेकिन जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ठीक है, जिसको हम DPA एक्ट 1961 भी कहते हैं, उसके तहत अगर हम देखें तो डेफिनेशन ये है कि एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by one party to a marriage to the other party to a marriage, यानी कि वो प्रॉपर्टी या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो एक पार्टी, शादी में 2 पार्टीज होती, राइट, एक वर पक्ष एक वधू पक्ष, ठीक है, या एक जो है दोनों पार्टीज में से अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने के लिए अग्री की है, या बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी जो है वो अग्री कर रहे हैं टू द अदर पेरेंट्स ऑफ द और टू द अदर पेरेंट्स और टू द ईदर पार्टी इन दैट मैरिज, या किसी पर्सन के आगे किसी भी टाइम,
तो उसको डाउरी कहा जाएगा। ठीक है, और ये भी कहा गया, मैं इसको एक बार आपको एग्जैक्टली एज इट इज रीड आउट भी कर देती हूँ सो दैट आपको इजी हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी हैज बीन डिफाइंड एज any property or valuable security given or agreed to be given directly or indirectly by one party of in the marriage to the other party, या फिर और by the parents of either party to a marriage or by any other person to either party to the marriage or any other person at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties। ठीक है, कोई भी लोग अगर एक दूसरे को कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज दे रहे हैं, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसकी मांग की जा रही है, तो वो भी शादी के उपलक्ष्य में, तो वो डाउरी कहलाएगा। हालांकि कस्टमरी पेमेंट्स जो भी हैं एज पर प्रिवेलेंट इन द डिफरेंट सोसाइटीज, जैसे कि किसी बच्चे के जन्म पर अगर उसे कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो डाउरी नहीं होगा, इट विल नॉट कवर्ड विद इन दी डाउरी। गिविंग एंड टेकिंग डाउरी दोनों ही ऑफेंसेस हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि भाई हमें तो देना ही देना है, चाहे कोई मांगे या न मांगे, तो भाई देना भी ऑफेंस के अंडर आता है। इन एडिशन टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, द लॉज हैव बीन मेड मोर स्ट्रिंजेंट, नेमली टाइम टू टाइम इसे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट बनाया जा रहा है। और सेक्शन 304B के तहत डाउरी डेथ और सेक्शन 498A के तहत क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू व्हाट, इनटू द IPC। यानी इन दोनों ही धाराओं के तहत इन दोनों ही चीज़ों को, पहली चीज़ डाउरी डेथ थी और दूसरी चीज़ क्रूएलिटी बाय हस्बैंड थी, इन दोनों को मिलाकर IPC का पार्ट बनाया गया। तो देखिए बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो ना तो दहेज प्रथा को सपोर्ट करिए और ना तो दहेज मांगिए, न दहेज लीजिए। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है परोल से रिलेटेड। देखिए ये न्यूज़ अगर हम पढ़ें तो ये है कि नलिनी श्रीहरन जो हैं उनको जो है, शी वॉज वन ऑफ द कन्विक्ट्स इन दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असैसिनेशन केस, और उन्हें जो है पैरोल पर अभी के लिए सेंट्रल प्रिजन वेल्लोर से रिलीज़ किया गया है मंडे को, और उन्हें 1 मंथ का ऑर्डिनरी पैरोल ग्रांट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, और ये भी है कि भाई इस पैरोल के पीरियड के दौरान नलिनी की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और एक स्पेशल टीम जो है वो हमेशा उन्हें मॉनिटर करती रहेगी राउंड द क्लॉक कि वो कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, क्या कर रही हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, जो कि हमारा मुद्दा है परोल। अब परोल होती क्या? देखिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर इससे एक क्वेश्चन भी पूछा था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो GS पेपर 2 का इशू है परोल। परोल होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो परोल जो है वो एक सिस्टम ऑफ रिलीजिंग अ प्रिजनर है, जिसके तहत किसी प्रिजनर को रिलीज किया जाता है विथ सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, और ये रिलीज जो है ये कंडीशनल होता है, स्पेशल केसेस में होता है, ऑन दी सब्जेक्ट टू बिहेवियर एंड रिक्वायर्स पीरियोडिक रिपोर्टिंग टू द अथॉरिटीज़ फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर परोल पे कोई बाहर भी है तो उसे अथॉरिटीज़ को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करके अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि परोल जो है वो राइट नहीं होता है। परोल इज़ नॉट अ राइट। अगर हम कहें कि भाई ये हमारा लीगल राइट है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी ये कोई राइट नहीं है। ये जस्ट एक सुविधा है आपके लिए कि अगर इन केस कुछ स्पेसिफिक रीज़न आ जाता है, किसी की शादी है, किसी की डेथ है, तो आपको रिहा किया जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग, आपके जो भी आपकी सेंटेंस है उसको सस्पेंड करते हुए। लेकिन उसके तहत भी अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस है। दूसरी चीज़, इट मे बी डिनाइड टू अ प्रिजनर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने परोल के लिए अप्लाई किया तो उसको परोल मिलेगा ही, बिल्कुल नहीं, उसे डिनाई भी किया जा सकता है। इवन व्हेन ही मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, इफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट रिलीजिंग द कन्विक्ट वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सपोज करो किसी ने अपना अच्छा आचरण करके कोई जो है बाहर निकल गया, लेकिन अगर उससे किसी और को भी खतरा है या सोसाइटी को, पूरे समाज को खतरा है, तो उसका परोल कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, एक दूसरा टर्म भी यहाँ पर आता है जिसका नाम है फरलॉग। फरलॉग क्या है? फरलॉग भी आपका परोल के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। चेंजेस क्या है
कि इट इज़ गिवन इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट। जब लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट की बात आती है तो इसे ग्रांट किया जाता है। और पीरियड ऑफ फरलॉग जो है, जो कि ग्रांट होता है किसी प्रिजनर को, दैट इज ट्रीटेड एज द रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंस। यहाँ पर ये जो वर्ड है रिमिशन, ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ला रहा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि रिमिशन की पावर किससे रिलेटेड है? ओके, कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या अथॉरिटी है जिसके पास रिमिशन की पावर होती है? ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, फटाफट से बताइए। और अगर होती है तो किस आर्टिकल के तहत, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और है तो कौन से आर्टिकल के तहत है और किसे है, किसके पास है, ये बताइए मुझे। दूसरी चीज़ जो है फरलॉग और परोल में जो डिफरेंस है वो ये कि फरलॉग को देखा जाता है एज अ मैटर ऑफ राइट फॉर अ प्रिजनर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परोल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट फरलॉग इज अ मैटर ऑफ राइट फॉर अ प्रिजनर to be granted periodically irrespective of any reason and merely to enable the prisoner to retain family and social ties। वो अपनी फैमिली और सोशल टाइज को बरकरार रख सके, वो किसी भी रीज़न से जो है उसको ये चीज़ देनी पड़ेगी। एंड टू काउंटर द इल इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग टाइम स्पेंट इन दी प्रिजन। जैसे सपोजिटली अगर किसी को 14 या 20 साल की सज़ा हो गई या आजीवन कारावास की सज़ा हो गई तो उसे फरलॉग ग्रांट किया जाता है। दूसरी चीज़, दोनों ही परोल और फरलॉग जो हैं ये कंसिडर होते हैं एज दी रिफॉर्मेटिव प्रोसेसेस, और इनका प्रोविज़न जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है विद अ व्यू टू ह्यूमनाइजिंग द प्रिजन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमनाइजिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। ठीक है, और ये दोनों ही कवर्ड हैं अंडर द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। ठीक है, एक प्रिजन मैनुअल होती है, प्रिजन एक्ट है उसके तहत। ठीक है, प्रिजन एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 के तहत परोल और फरलॉग दोनों को ही कवर किया गया है। ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। वो क्वेश्चन ये है कि विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए कहता है when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his right। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन परोल रूल्स। ये दो स्टेटमेंट हैं। अब ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट वाला आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छे समझ आई होगी, चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 जो कि अक्टूबर में हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे इसके आंसर्स बताने हैं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो तो हमने बताइए ही बिल्कुल ही कमेंट सेक्शन में लिखकर, लेकिन उसके साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि कौन सा वो एरिया है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या फीडबैक है आपका। और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, प्लीज़ उनका आंसर ज़रूर करिए, बिकॉज दोज आंसर्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन दी लॉन्ग रन। यही आपको प्रीलिम्स में तो सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे, बट मेंस एग्जाम में अगर हम बात करें तो आपको आंसर राइटिंग का तरीका यहाँ से मिलता जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आपको। और प्लीज़ अगर आपने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से यूट्यूब डेली #CD रिचुअल्स के तहत हमें ज्वाइन करिए, जहाँ हम आपके लिए तमाम क्लासेस वीकली और वीकेंड बेसिस पर लेकर आते हैं। धन्यवाद। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications on time और आपको हमारे लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।